क्लास 10th की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अगर आप 18th सेंचुरी के यूरोप का मैप देखोगे तो ये अभी के यूरोप से काफी अलग लगेगा। जो आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं वो किंगडम्स, डचीज और कैंटन्स में बटे हुए थे। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप को ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज रूल करती थी। मोनार्की वो होती हैं जहां राजा रूल करते हैं और ऑटोक्रेसी वो होती है जहां सिर्फ एक पर्सन के पास सारे पावर्स होते हैं। ओके, तो मतलब यहाँ ऑटोक्रेसी और मोनार्की दोनों थी। तो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में अलग अलग तरह के लोग सब साथ में रहते थे, जैसे कि हैब्सबर्ग एम्पायर जो ऑस्ट्रिया हंगरी पे रूल करता था। इसमें अल्पाइन रीजन था जैसे टायरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेटनलैंड और बोहेमिया। यहाँ की जो एरिस्टोक्रेसी थी, एरिस्टोक्रेसी मतलब होता है रूलिंग क्लास या जिनके पास बहुत पावर है। तो यहाँ की जो ऑटोक्रेसी थी वो जर्मन लैंग्वेज यूज करती थी। हैब्सबर्ग एम्पायर में कुछ इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस भी थे जैसे वेनेशिया और लोम्बार्डी। हंगरी में आधे लोग magyर बोलते थे और बाकी लोग अलग अलग तरह के डायलेक्ट बोलते थे। गलीसिया की जो एरिस्टोक्रेसी थी वो पोलिश बोलती थी। इनके अलावा वहाँ बोहेमियंस और स्लोवाक्स नॉर्थ की तरफ थे, स्लोवेनियंस साउथ में क्रोआट्स थे, ट्रांसिल्वेनिया के ईस्ट में रोमन्स रहते थे। तो ये बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग साथ में रहते थे। वो एक दूसरे से कोई कॉमन आइडेंटिटी शेयर नहीं करते थे, ना ही वो एक एथनिक ग्रुप को बिलोंग करते थे, और वो अलग अलग तरह की भाषा बोलते थे। तो इतना डिफरेंस होने की वजह से वहाँ पे पॉलिटिकल यूनिटी होना बहुत डिफिकल्ट था। यूनिटी थी वो सिर्फ इसलिए थी क्योंकि यहाँ एक ही राजा रूल कर रहा था। 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म की एक ऐसी ताकत आई यूरोप में जिसकी वजह से वहाँ का पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड बिल्कुल चेंज हो गया। तो नेशनलिज्म की वजह से जो मल्टी डायनेस्टिक एम्पायर था उनकी जगह कई सारे नेशन स्टेट एस्टैब्लिश किए गए। तो ये नेशनलिज्म का आइडिया कैसे शुरू हुआ और ये नेशन स्टेट बने कैसे? लेट्स सी। द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। यूरोप की सोसाइटी में दो तरह के लोग थे, एक थी एरिस्टोक्रेसी और दूसरे थे पीजेंट्स। सोशली और पॉलिटिकली सबसे ज्यादा पावर एरिस्टोक्रेसी के पास था। एरिस्टोक्रेट कहीं के भी हों, चाहे वो रशिया के हों या फ्रांस के या फिर इटली के, उन सबका लाइफस्टाइल एक सा ही था। उन लोगों के एस्टेट थे कंट्री साइड में और टाउन हाउसेस भी थे और ये सब आपस में शादियां भी करते थे। इनके पास सबसे ज्यादा पावर था, बट इनकी पॉपुलेशन बहुत कम थी। ज्यादा पॉपुलेशन जो यूरोप में थी वो पीजेंट्स की थी। पीजेंट्स वो लोग थे जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। तो पीजेंट्स भी काफी अलग अलग तरह के थे, जैसे कुछ पीजेंट्स के पास उनका खुद का लैंड था और कुछ को दूसरों से लैंड रेंट पे लेना पड़ता था और फिर वो उस लैंड पे काम करते थे। जो उस लैंड का मालिक था उसको किराया देते थे। ऐसा हमें देखने को मिलता था वेस्टर्न यूरोप की तरफ, यानी यहाँ के जो पीजेंट्स थे वहाँ वो रेंट देकर फार्म करते थे और ऐसे जो पीजेंट्स होते हैं उनको टेनेंट कहते हैं। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की बात करें तो यहाँ पे लैंड एरिस्टोक्रेसी के पास था और जो पीजेंट्स थे वो एरिस्टोक्रेसी के लिए काम करते थे, बट ये वेस्ट के जैसे नहीं था। यहाँ पे था फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म में हायरार्की थी। सबसे टॉप पे किंग थे, उसके नीचे थे नोबेल्स, उसके नीचे थे नाइट्स और सबसे नीचे थे पीजेंट्स। फ्यूडलिज्म आदान प्रदान की रिलेशनशिप वजह से चलता था, मतलब कि जो पूरा लैंड था वो किंग के पास था, तो किंग अपना लैंड नोबेल्स को देता था और जो नोबेल्स थे इन टर्न वो किंग को सोल्जर्स और हॉर्सेस देते थे किंग की आर्मी को मेंटेन करने के लिए। नोबेल्स के पास जो सोल्जर्स थे उनमें जो एकदम प्रोफेशनल सोल्जर्स थे, उन प्रोफेशनल सोल्जर्स को कुछ लैंड जो था वो नोबेल्स देते थे और रिटर्न में जो नाइट्स थे वो नोबेल्स या फिर किंग के लिए फाइट करते थे। सबसे नीचे हायरार्की में पीजेंट्स थे, उनको सर्व कहा जाता था। तो पीजेंट्स का काम था नोबेल्स और नाइट्स के लिए काम करना और रिटर्न में पीजेंट्स को वो प्रोटेक्शन देते थे। तो यहाँ पे फार्मर्स के पास कोई लैंड नहीं था, उनका लैंड पे कोई कंट्रोल नहीं था, वो खाली प्रोड्यूस करते थे और थोड़ा दे केप्ट फॉर देमसेल्व्स अपने सस्टेनेंस के लिए, बाकी उनको देना पड़ता था। तो ये जो सिस्टम था ये था सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में। तो ऐसे लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी यूरोप में, रफली 80 to 85% लोग पीजेंट्स ही थे। बट 18th सेंचुरी के एंड होते होते स्टार्ट हुई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, यानी जहाँ एक तरफ हम अपना सारा काम हाथों से कर रहे थे, अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद मशीन्स हमारी हेल्प करने लगी चीजें प्रोड्यूस करने में। तो जिस जगह पे मशीन का प्लांट सेटअप होता था वहां लोगों को जॉब मिलने लगी, वहां पे प्रोडक्शन बढ़ने लगा। जहां एक चीज बनने के लिए बहुत टाइम लगता था, मशीन की हेल्प से चीजें बहुत तेजी से बढ़ने लगी। तो ज्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से वहां पे ट्रेड होना शुरू हो गया।
अब और लोग आने लगे इन एरियाज में काम करने के लिए, क्योंकि फार्मिंग में वैसे भी बहुत सारे लोग थे। तो अब लोगों के आने से नए नए सिटीज और टाउन्स बनना शुरू हो गए। जहां अभी तक सोसाइटी में एरिस्टोक्रेसी और पीजेंट्स ही थे, अब एक नए सोशल ग्रुप की शुरुआत हुई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। वो थी वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। और इस मिडिल क्लास में इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स होते थे। और क्योंकि ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सेंट्रल यूरोप में बहुत देर बाद में पहुंचा, तो यहाँ पे ये मिडिल क्लास की संख्या कम थी स्टार्टिंग में। एंड यू नो व्हाट, ये जो आइडियाज थे अबाउट नेशनल यूनिटी और फ्रीडम, ये सारे इन्हीं मिडिल क्लास के आने के बाद से शुरू हुए। उनका जब लाइफस्टाइल चेंज हुआ, उनको एजुकेशन मिली, तो उनको ये सब आइडिया समझ में आया कि हमारी नेशनल यूनिटी और फ्रीडम कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? इसी समय जब लोगों में नेशनल यूनिटी का भाव आ रहा था, इसी समय यूरोप में एक और आइडिया फैल रहा था, और ये था लिबरलिज्म का। लिबरलिज्म एक लैटिन शब्द लिबर से लिया है, जिसका मतलब होता है फ्री। ये जो नए सोशल क्लास बन रहे थे, इनके लिए लिबरलिज्म का मतलब था कि इंडिविजुअल के पास फ्रीडम हो और सारे लोगों के लिए सेम सा लॉ हो। पॉलिटिकली लिबरलिज्म का मतलब था कि जो भी गवर्नमेंट हो वो लोगों की सहमति से बनी हुई हो। वैसे ये लिबरलिज्म का आइडिया फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ही कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। सबसे पहले नेशनलिज्म की शुरुआत फ्रांस में हुई थी 1789 में, जब वहां फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। यू हैव रेड अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन लास्ट ईयर में, जिसमें कि फ्रांस में उस टाइम पावर राजा से लोगों के पास आ गई थी। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के स्टार्ट से ही जो रेवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने कई चीजें करी ताकि फ्रांस में लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी हो। तो ला पात्रिये, द फादरलैंड और ले सिटिज़न यानी द सिटीजन जैसे आइडियाज की शुरुआत हुई। रॉयल स्टैंडर्ड जो वहां का फ्लैग था, उसको हटाकर नया फ्लैग चूज किया गया। एस्टेट्स जनरल, उसका नाम बाद में नेशनल असेंबली कर दिया गया। और एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की शुरुआत हुई, जिसके हिसाब से कंट्री में हर जगह सेम लॉ फॉलो किए जाएंगे। कंट्री के अंदर सारी इंटरनल कस्टम ड्यूटी को हटा दिया गया। कस्टम ड्यूटी एक तरह का टैक्स होता है जो गवर्नमेंट लेती है जब कोई भी सामान कंट्री के बाहर से आता है। और इंटरनल कस्टम ड्यूटी होती है वो जब कंट्री के अंदर ही सामान जब आना जाना है और उसमें भी टैक्स देना पड़ता है। तो ये तो प्रॉब्लम है। इंटरनल कस्टम ड्यूटी हटा दी गई थी और एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स अडॉप्ट किया गया। और इतना सब फ्रांस में करने के बाद यहाँ के रेवोल्यूशनरीज ने सोचा कि अब हम पूरे यूरोप के लोगों को उनकी एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट से बचाएंगे और सबको लिबरेट करेंगे। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में सुन के जो दूसरी कंट्री के स्टूडेंट्स थे और जो भी एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, उनको भी ये मन हुआ कि काश वो अपनी कंट्री को भी लिबरेट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। तो ये सारे अलग अलग जगह पे एक्टिविटीज करने लगे, कैंपेन्स करने लगे और फ्रेंच आर्मी इसके लिए रास्ता खोला कि वो उनकी कंट्री में आए और उनको फ्री करें। और ये शुरुआत हुई रेवोल्यूशनरी वॉर्स की, जिससे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का आइडिया यूरोप के अलग अलग कंट्रीज तक पहुंचने लगा। अब इसी बीच यहाँ फ्रांस में डायरेक्टरी रूल कर रही थी, जिसमें 5 लोग जिनको लोगों ने चुना था साथ में रूल करते थे। बट ये डायरेक्टरी इतने अच्छे से काम नहीं कर रही थी, तो इनकी जगह ली नेपोलियन बोनापार्ट ने और वो बन गया फ्रांस का राजा। मतलब कि इतने ड्रामे के बाद जो डेमोक्रेसी आई थी फ्रांस में, वो वापस से मोनार्की बन गई। बट नेपोलियन कोई ऑर्डिनरी रूलर नहीं था। उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए फ्रांस में और अब वो ये सारे रिफॉर्म्स उन जगह भी इंट्रोड्यूस करने वाला था जो जगह फ्रांस के कंट्रोल में आई थी। तो उसने लागू किया नेपोलियनिक कोड या फिर सिविल कोड ऑफ 1804, जिसमें कि बहुत सारे लॉज थे लोगों के लिए। इसके हिसाब से वापस से राइट टू वोट बहुत कम लोगों को मिलने लगा और वुमेन का स्टेटस एक माइनर जैसा हो गया और वुमेन को अपने फादर या हस्बैंड की अथॉरिटी में रहना था। और इसके हिसाब से कोई प्रिविलेज बर्थ के हिसाब से नहीं होगा, सब लोगों को लॉ के हिसाब से बराबर मानते थे और सबको राइट टू प्रॉपर्टी भी दे दी गई। नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को सिंप्लीफाई किया। जर्मनी जो कि बहुत से किंगडम्स में डिवाइडेड था, नेपोलियन ने उसका कॉन्फेडरेशन बनाया। फ्यूडल सिस्टम को हटा दिया गया और जो पीजेंट्स थे वो फ्री हो गए सर्वडम से। टाउन्स में जो गिल्ड रेस्ट्रिक्शन थे उनको भी हटा दिया गया। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन पहले से बेटर कर दिया। बिजनेसमैन और जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स थे उनको समझ आया कि यूनिफॉर्म लॉ, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स, कॉमन नेशनल करेंसी से कितनी अच्छे से गुड्स और कैपिटल एक जगह से दूसरी जगह इतना इजीली जा सकता है। बट इतना कुछ करने के बाद भी जहां भी फ्रांस का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, वहां के लोगों का रिएक्शन थोड़ा मिक्स था।
पहले तो जब फ्रेंच आर्मीज आई उनके एरिया में, जैसे ब्रसल्स, मेन्स, मिलान और वर्सावा में, तब तो वहां के लोग ने उनका बहुत खुशी से स्वागत किया। बट जितना भी एंथुजियाज्म था वो हॉस्टिलिटी में बदल गया जब उनको ये समझ में आया कि जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है इसमें फायदा तो है बट लोगों को कोई पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिल रही है। अब लोगों को टैक्सेस ज्यादा देने पड़ रहे थे, सेंसरशिप थी और फ्रेंच आर्मी में जबरदस्ती भर्ती भी कराई जाती थी ताकि जो उनको और एरियाज यूरोप में कॉन्कर करना था उसके लिए उनको आर्मी की जरूरत थी। अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो नेपोलियन वाज डूइंग ऑल गुड बट रशिया, ब्रिटेन और प्रशिया तीनों साथ आ गई और उन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया 1813 में, फिर एक बार दोबारा हराया 1815 में। इस टाइम यूरोप की गवर्नमेंट वर ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिव्स वो होते हैं जो ये मानते हैं कि हमारी सोसाइटी का जो भी स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं करना चाहिए। जैसे राजा है तो उनके पास पावर रहना चाहिए, चर्च को मानना चाहिए, सोसाइटी में अगर हायरार्की है वो भी ठीक है। बट वो ये भी नहीं चाहते थे कि जो रेवोल्यूशन के पहले का टाइम था वैसे वापस से होने लगे, क्योंकि उनको ये लगा कि ये जो चेंज नेपोलियन ने लाए हैं वो एक तरह से मोनार्की की पावर्स को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। नेपोलियन को हराने के बाद यूरोपियन पावर्स जैसे ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया वियना में मिले ये डिसाइड करने के लिए कि अब क्या किया जाए। ये जो कांग्रेस थी इसको होस्ट किया था ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने और इन सब ने मिलके ट्रीटी ऑफ वियना बनाई। इस ट्रीटी का ऑब्जेक्टिव था कि नेपोलियनिक वॉर्स के टाइम जो भी चेंजेस यूरोप में आए थे उनको अंडू करना। बर्बन डायनेस्टी जिसको की डिपोज कर दिया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे, उनको वापस से रिस्टोर किया गया और नेपोलियन के टाइम पे फ्रांस ने जितनी भी टेरिटरीज हथियाई थी वो सब फ्रांस के हाथ से चली गई। फ्रांस की बाउंड्री में स्टेट्स बना दिए गए ताकि फ्यूचर में फ्रांस का एक्सपेंशन को रोका जा सके। तो किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स बनाया गया जिसमें उस टाइम बेल्जियम भी इंक्लूडेड था और ये बना दिया गया नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ जेनोआ को पिएमोंते में ऐड कर दिया गया। प्रशिया को वेस्टर्न फ्रंटियर्स की तरफ बहुत सी इंपॉर्टेंट टेरिटरीज दे दी गई थी और ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल दे दिया गया था। जो नेपोलियन ने जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाया था उसको चेंज नहीं किया गया, रशिया को पोलैंड का पार्ट दिया गया। ये सब करने का मेन रीजन यही था कि जो राजा को हटाया गया था नेपोलियन के द्वारा उन सबको वापस से पावर में लाया जाए और एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर बनाया जाए। तो जो भी कंजर्वेटिव रिजीम बनाई गई थी 1815 के बाद वो सारी ऑटोक्रेटिक थी, यानी वो अपने अगेंस्ट किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म नहीं चाहती थी और ज्यादातर ने सेंसरशिप इम्पोज की हुई थी ताकि वो कंट्रोल कर सके कि न्यूज़पेपर में, बुक्स में, प्लेज में या सॉन्ग्स में क्या बोला जा रहा है और फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसा कुछ भी दोबारा नहीं हो। बट जो लोग थे उनके दिमाग में फ्रेंच रेवोल्यूशन का आइडिया और मेमोरी अभी तक गई नहीं थी और ये लिबरल्स को अभी भी वो अब कोई भी लिबरलिज्म या नेशनलिज्म के आइडिया को फैलने से रोकना चाहती थी। द रेवोल्यूशनरीज, क्योंकि कंजर्वेटिव्स लोगों की फ्रीडम छीन रहे थे तो बहुत सारे लिबरल्स अंडरग्राउंड हो गए और उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनाना शुरू कर दिया। इन सीक्रेट सोसाइटीज में ये रेवोल्यूशनरीज को ट्रेन करने लगे और अपने आइडियाज दूसरों तक पहुंचाने लगे। ऐसे ही एक रेवोल्यूशनरी थे जिसेप्पे मज्जीनी। मज्जीनी जेनोआ में पैदा हुए थे और वो एक सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनारी के मेंबर थे। जब वो 24 साल के थे तब उनने लिगुरिया में रेवोल्यूशन करने का ट्राई किया था जिसकी वजह से उनको जेल जाना पड़ा। जब वो जेल से बाहर आए तो उन्हें ऑप्शन दिया गया या तो वो देश से बाहर चले जाए या तो फिर कोई छोटे से टाउन में रहे। तो वो चले गए मरसाई फ्रांस में और वहां उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई यंग इटली नाम की। कुछ टाइम बाद वो फ्रांस की पुलिस से बचने के लिए स्विट्जरलैंड गए और उन्होंने बर्न में दूसरी सीक्रेट सोसाइटी बनाई यंग यूरोप नाम की। द एज ऑफ रेवोल्यूशंस, तो कंजर्वेटिव्स अपनी पावर को और मजबूत करने में लग गए और जो लिबरल नेशनलिस्ट थे वो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज करने लगे। 1830 से 1848 के बीच में कंजर्वेटिव्स और रेवोल्यूशनरीज के बीच में पावर के लिए स्ट्रगल शुरू हो गए। द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, 18th सेंचुरी के एंड तक आते आते रोमांटिसिज्म की शुरुआत हुई। ये एक तरह का कल्चरल मूवमेंट था। जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे, पोएट्स थे, उनका ये मानना था कि हमें अपने इंट्यूशंस पे बिलीव करना चाहिए, ना कि साइंटिफिक थॉट्स या फिर लॉजिक पे। ये जो नेशनलिज्म का भाव था ये खाली वॉर या टेरिटोरियल एक्सपेंशन से नहीं आ रहा था, बल्कि कल्चर ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एक नेशन की आइडिया को क्रिएट करने के लिए। आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक,
ने नेशनलिस्ट फीलिंग को शेप करने में हेल्प की। तो रोमांटिक्स का ये मानना था कि जो ट्रू कल्चर है किसी भी देश का, वो वहाँ के आम नागरिक के बीच में मिलेगा, और ये कल्चर को सब तक पहुँचाने के लिए और लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी का भाव लाने के लिए फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री और फोक डांसेस का यूज करना पड़ेगा, ताकि जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी नेशनलिस्ट मूवमेंट में हिस्सा ले पाएं। बात करते हैं पोलैंड की। पोलैंड 18th सेंचुरी में डिवाइड कर दिया गया था बाय ग्रेट पावर्स रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया। तो इस टाइम पोलैंड एक इंडिपेंडेंट नेशन नहीं था, बट वहाँ के लोगों ने नेशनलिस्ट फीलिंग अलाइव रखी अपने म्यूजिक और लैंग्वेज के थ्रू। करोल कुरपिंस्की, जो कि एक पोलिश कंपोजर थे, उन्होंने नेशनलिस्ट स्ट्रगल को सेलिब्रेट किया अपने ओपेराज और म्यूजिक से। और जो पोलैंड के फोक डांसेस थे जैसे पोलोनेज और मुजोर्का, उसके थ्रू भी नेशनलिज्म स्प्रेड किया लोगों के बीच में। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेशनलिस्ट सेंटिमेंट डेवलप करने के लिए। रशिया की ऑक्यूपेशन के बाद स्कूल में पोलिश लैंग्वेज को हटाकर रशियन लैंग्वेज पढ़ने के लिए फोर्स किया जाता था। 1831 में एक आर्म्ड रिबेलियन हुआ रशिया के खिलाफ, जिसको कि रशिया ने सप्रेस कर दिया। इसके बाद पोलैंड में क्लर्जी जो थे, उन्होंने लैंग्वेज को एज अ वेपन यूज किया और वो चर्च गैदरिंग्स में या रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देने के लिए पोलिश लैंग्वेज यूज करने लगे। जब रशियन अथॉरिटीज उनको फोर्स करने लगी कि वो इन सब चीजों को करने के लिए रशियन लैंग्वेज का यूज करें, तो उन्होंने रशियन यूज करने से मना किया, जिसकी वजह से बहुत से प्रीस्ट और बिशप्स को या तो जेल में डाल दिया जाता था या फिर उनको साइबेरिया भेज दिया जाता था एज पनिशमेंट। ऐसे ही नेशनलिस्ट फीलिंग आई ग्रीक एलिट्स में, जिन्होंने ग्रीस की इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई लड़नी शुरू कर दी 1821 से। ग्रीस 15th सेंचुरी से ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था और ग्रीस का सपोर्ट यूरोप में रह रहे कई लोगों ने किया, क्योंकि ग्रीस वो जगह थी जहां वेस्टर्न सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी। तो सब ग्रीस से कनेक्ट करते थे और वो चाहते थे कि जो मुस्लिम एम्पायर था उसको हटाकर ग्रीस एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए। फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि 1832 में हुई थी, इसमें ग्रीस को एज इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में रिकॉग्निशन मिली। लेट्स लुक बैक एट फ्रांस। ट्रीटी ऑफ वियना के बाद वहां वापस से बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया गया था और वहां के राजा बनाया गया था लुई 8 को। इसके बाद 1824 में फ्रांस के नए राजा बने चार्ल्स। चार्ल्स ने वापस से मोनार्की के पावर्स बढ़ाने शुरू कर दिए और वापस से फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ 1830 में, जिसको कि जुलाई रेवोल्यूशन कहते हैं। इस रेवोल्यूशन में लिबरल रेवोल्यूशनरीज ने मिलकर चार्ल्स को हटा के उसके कजिन लुई फिलिप को फ्रांस का नया राजा बनाया। मेटरनिक, जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था, उसने ये बोला, "When France sneezes, the rest of Europe catches cold." तो ऐसा ही हुआ था जब फ्रांस में जुलाई रेवोल्यूशन हुआ तो यूरोप के कई एरियाज में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बढ़ने लगी। इसी बीच बेल्जियम, जो कि किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स का पार्ट था, वो उनसे अलग हुआ और बेल्जियम एक अलग नेशन स्टेट बन गया। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। 1830s बहुत इकोनॉमिक हार्डशिप का टाइम था यूरोप में। 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में पूरे यूरोप में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, तो सारे कंट्रीज में जॉब्स कम थी और लोग बहुत ज्यादा थे। रूरल एरियाज से पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में जाने लगे, वहां पे स्लम्स में रहने लगे, क्योंकि ब्रिटेन में तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, बट यूरोप में कई जगह लोग अभी भी खुद से ही सामान प्रोड्यूस कर रहे थे। अब ऐसे में जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे उनको कंपटीशन फेस करना पड़ता था ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से। यूरोप में जहां जहां भी एरिस्टोक्रेसी पावरफुल थी, वहां पीजेंट्स को स्ट्रगल करना पड़ा था, क्योंकि उनको फ्यूडल ड्यूज देने पड़ते थे और उनको एरिस्टोक्रेट्स के लिए काम भी करना पड़ता था। ऐसे में अगर किसी वजह से फसल अच्छी नहीं हुई तो पीजेंट्स भी परेशान होते थे। साथ ही टाउन्स में फसल कम होने की वजह से फूड प्राइसेस बढ़ जाते थे और वहां वर्कर्स को भी प्रॉब्लम होती थी। 1848 ऐसा ही एक साल था जब फूड शॉर्टेजेस हो गई और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, जिसकी वजह से पेरिस के लोग सड़क पे आ गए, बैरिकेड्स लगा दिए गए और वहां के जो किंग थे लुई फिलिप, उनको भागना पड़ा और वो भाग के इंग्लैंड चले गए। इसके बाद फ्रांस की नेशनल असेंबली ने फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर किया था और वहां के पीजेंट्स की सपोर्ट से इस फ्रेंच रिपब्लिक में प्रेसिडेंट बनाया गया नेपोलियन के भाई के लड़के को, नेपोलियन थर्ड को। और इस नेशनल असेंबली ने यूनिवर्सल मेल सफरेज दिया, यानी कि जो मेल्स थे जो 21 साल से ज्यादा के एज के थे, उन सबको वोटिंग का राइट मिला और उनको राइट टू वर्क भी गारंटी किया गया और इसके लिए नेशनल वर्कशॉप बनाई गई ताकि सबको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स।
एक तरफ यूरोप के गरीब, अनएम्प्लॉयड और किसान विद्रोह कर रहे थे और दूसरी तरफ जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे वो रेवोल्यूशन की तैयारी कर रहे थे। अब फ्रांस तो रिपब्लिक बन गई और वहाँ पे कई चेंजेस आ गए। ये देख के यूरोप में और भी जगह लिबरल मिडिल क्लास लोग कॉन्स्टिट्यूशन और नेशनल यूनिफिकेशन की बात करने लगे। तो एक पॉपुलर अनरेस्ट बढ़ रहा था नेशन स्टेट बनाने के लिए और वो सब चाहते थे कि जो नेशन स्टेट बने वो पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स के बेसिस पे बना हो, यानी उस नेशन स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो, प्रेस की फ्रीडम हो और एसोसिएशन की भी फ्रीडम हो। 1848 में ही एक फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सूरो ने 4 प्रिंट्स बनाए जिसमें उन्होंने ये दिखाया कि वो कैसी डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक चाहते थे। पहला प्रिंट जो उन्होंने बनाया उसमें उन्होंने ये दिखाया कि यूरोप और अमेरिका के लोग एक लंबी सी लाइन में हैं और वो सब स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ जा रहे हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम फ्रांस के आर्टिस्ट ने लिबर्टी को एक फीमेल रूप में रिप्रेजेंट किया था जिसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। जमीन के आगे की तरफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन के सिंबल बिखरे हुए हैं। तो सोरो ने लोगों को अलग अलग देश के नागरिक के रूप में दिखाया है जिनमें उनका अलग अलग फ्लैग है, उन सब के अलग अलग ड्रेसेस हैं। इस लंबी सी कतार में सबसे आगे हैं यूएसए और स्विट्जरलैंड जो कि 1848 तक ऑलरेडी नेशन स्टेट बन गए थे, यानी उनको लिबर्टी बहुत पहले ही मिल गई थी। और ये रहा फ्रांस, ये बस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंचा ही है जो कि ये दिखा रहा है कि इसको लिबर्टी अभी ही मिली है। फ्रांस के पीछे है जर्मनी जो कि अभी तक एक नेशन स्टेट नहीं बना था, बट क्योंकि वो अपना फ्लैग लेके स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास आ रहे हैं, दैट शोज कि जर्मनी के लोग भी अपना एक नेशन स्टेट बनाना चाहते थे। जर्मनी के पीछे ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रशिया थे। सो लेट्स टॉक अबाउट जर्मनी एंड लेट्स सी कि जर्मनी एक नेशन स्टेट कैसे बना। द मेकिंग ऑफ जर्मनी। हमने देखा कि कैसे नेपोलियन ने 39 कॉन्फेडरेशन बनाई थी और इन कॉन्फेडरेशन का अपनी अलग अलग करेंसीज थी, अलग अलग वेट्स एंड मेजर्स का सिस्टम था। तो अगर कोई मर्चेंट को 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाना होता तो उसको 11 कस्टम बैरियर से होके जाना होता था। 11 जगह आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़े तो चीजों का दाम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और ड्यूटी भी उस हिसाब से लगती थी कि चीजों का वेट कितना है और मेजरमेंट कितनी है। जैसे कपड़े नापने के लिए एल का यूज करते थे। एल होता था फिंगर से लेकर एल्बो तक का मेजरमेंट। तो कपड़े नापने के लिए फिर डबल एल यूज करने लगे। अब इसकी मेजरमेंट हर जगह अलग अलग डिसाइड करके रखी थी। जैसे फ्रैंकफर्ट में एक एल होता था 54.7 सेंटीमीटर, माइंस में होता था 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर। ये सारी कंडीशन की वजह से बहुत रुकावट पैदा हो रही थी इकोनॉमिक एक्सचेंज में और ये जो नई कमर्शियल क्लास थी वो चाहते थे कि ये एक यूनिफाइड टेरिटरी बने ताकि गुड्स, कैपिटल और लोग इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा पाए, इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं हो। तो 1834 में प्रशिया के इनिशिएटिव से एक कस्टम यूनियन बना ज़ोल्वेराइन जिसमें कि कई जर्मन स्टेट शामिल हुए। तो इस यूनियन में टैरिफ बैरियर हटा दिए गए और जो करेंसी 3 सब जगह चल रही थी उनको 2 करेंसी कर दिया गया। तो 2 ही करेंसी पूरे यूनियन में चलती थी। फिर यहाँ पे रेलवेज नेटवर्क बनाने लगे जिसकी वजह से मोबिलिटी बढ़ने लगी और इन सब जगह का इकोनॉमिक प्रोग्रेस होने लगा जिसकी वजह से उनमें यूनिफिकेशन की भावना बढ़ने लगी। इसी बीच जर्मनी के लिबरल्स जो कि अलग अलग पॉलिटिकल एसोसिएशन में थे वो सब साथ आए और उन्होंने डिसाइड किया कि इलेक्शन करके वो जर्मनी का एक पार्लियामेंट बनाएंगे और फिर जर्मनी को एक नेशन स्टेट बनाएंगे। फिर इलेक्शन हुए जिसमें मिडिल क्लास ने वोट किया और जर्मनी की नेशनल असेंबली बनी फ्रैंकफर्ट में। 18 मई 1848 को 831 लोग जो इलेक्ट हुए थे वो मिले फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में और फिर इन्होंने जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया। इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जर्मनी में मोनार्की रहेगी बट कंट्रोल पार्लियामेंट के पास रहेगा। इस कंडीशन के साथ जब ये पार्लियामेंट प्रशिया के किंग फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ के पास गए तो उन्होंने साफ मना कर दिया और वो जो दूसरे मोनार्क थे इन जगह के उनके साथ मिलके जर्मनी की इस इलेक्टेड असेंबली को अपोज करने लगे। तो ना किंग इस असेंबली के फेवर में थे ना कॉमन पीपल इस असेंबली के फेवर में थे क्योंकि ये जो असेंबली थी वो मिडिल क्लास की प्रॉब्लम सुन रही थी, पुअर और पीजेंट्स की नहीं। तो आर्मी की हेल्प से नेशनल असेंबली को हटा दिया गया। एंड वुमेन की वोट की बात करें हम तो जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए वुमेन ने काफी स्ट्रगल किया था बट ये जो इलेक्शन हुआ था उनमें वुमेन को वोट नहीं देने दिया गया और जब नेशनल असेंबली बनी तब भी वुमेन को सिर्फ ऑब्जर्वर्स की तरह बुलाया गया था और उनको हॉल में खड़ा रहना पड़ा था। तो ये नेशनल असेंबली तो हटा दी गई। उसके बाद जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए प्रशिया ने लीडरशिप दिखाई। ऑटो वन बिस्मार्क जो कि प्रशिया का प्राइम मिनिस्टर था उसने प्रशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से जर्मनी को यूनिफाई करना शुरू किया। इसके लिए वॉर हुई ऑस्ट्रिया से,
डेनमार्क से, फिर फ्रांस से, जिसमें कि आखिर में प्रशिया जीता और उसने यूनिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट किया। जनवरी 1871 में प्रशिया के किंग विलियम को जर्मनी का राजा घोषित किया गया। जर्मनी में स्टेट बिल्डिंग के पावर में दिखाया प्रशिया का पावर, और इस नए स्टेट ने मॉडर्नाइज किया करेंसी को और बैंकिंग, लीगल और जुडिशियल सिस्टम को। इटली यूनिफाइड। जर्मनी की तरह इटली की भी पुरानी हिस्ट्री थी पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन की। इटालियंस अलग अलग डायनेस्टिक स्टेट्स में बिखरे हुए थे। 19th सेंचुरी में इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, जिसमें से सिर्फ एक सार्डिनिया पीडमोंट को इटालियन प्रिंसली हाउस रूल कर रहे थे। नॉर्थ ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर था, सेंटर को पोप रूल कर रहे थे और सदर्न रीजन स्पेन के बर्बन किंग्स के अंडर था। तो यहाँ पे किसी तरह का यूनिफिकेशन नहीं था और इटालियन लैंग्वेज भी एक सी नहीं थी। हर जगह इटालियन के अलग अलग डायलेक्ट बोले जाते थे। जुसेप्पे मज़ीनी के बारे में हमने देखा कि उन्होंने कैसे इटली को यूनिफाई करने के लिए सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, जिसने रिवोल्ट किया 1831 और 1848 में, बट ये फेल हो गए क्योंकि ऑस्ट्रिया ने सारे रेवोल्यूशन को क्रश कर दिया। अब इसके बाद सारा दारो मदार आ गया सार्डिनिया पीडमोंट के ऊपर और अब इनको ही यूनिफाई करना था इटली को। तो वहाँ के रूलर किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड ने ये यूनिफिकेशन स्टार्ट किया और उनकी हेल्प की सार्डिनिया पीडमोंट के प्राइम मिनिस्टर खवोर ने। खवोर की हेल्प से सार्डिनिया पिडमोंट और फ्रांस के बीच में डिप्लोमेटिक अलायंस हुआ और फिर ऑस्ट्रिया के साथ सार्डिनिया की वॉर हुई, जिसमें फ्रांस ने उनकी हेल्प की। इसके अलावा जुसेप्पे गैरिबाल्डी की लीडरशिप में बहुत सारे आर्म्ड वॉलंटियर्स ने भी हिस्सा लिया इटली को यूनिफाई करने के लिए, और ये जो वॉर थी इसमें सार्डिनिया पीडमोंट जीत गई। 1860 में उन्होंने मार्च किया साउथ इटली में और किंगडम ऑफ टू सिसिलीज में उनको लोकल पीजेंट्स का सपोर्ट मिला और वो सक्सेसफुल हुए स्पेनिश रूलर्स को भगाने में। 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकंड को यूनाइटेड इटली का लीडर घोषित किया गया। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन जो नेशन स्टेट बना वो कोई अचानक से अपहीवल वजह से या रेवोल्यूशन की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि बहुत लंबे समय तक ये प्रोसेस चला जिसकी वजह से ब्रिटेन बना। 18th सेंचुरी के पहले कोई ब्रिटिश नेशन नहीं था। ब्रिटिश आइल्स में जो लोग रहते थे उनकी अपनी एथनिक आइडेंटिटीज थी, जैसे इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट या आयरिश। ये सारे एथनिक ग्रुप्स की अपनी अलग अलग कल्चर और पॉलिटिकल ट्रेडिशन थे। बट जैसे जैसे इंग्लिश की वेल्थ, इम्पोर्टेंस और पावर बढ़ने लगी तो वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करने लगे। सबसे पहले इंग्लैंड ने वेल्स को जीता 1535 में। इसके बाद 1688 में इंग्लैंड में रेवोल्यूशन हुआ और मोनार्की बदली, और इस मोनार्की से इंग्लिश पार्लियामेंट ने बहुत सी पावर ले ली, जिसकी वजह से इंग्लैंड में ज्यादातर पावर्स पार्लियामेंट के पास आ गई। 1707 में किंगडम ऑफ स्कॉटलैंड और किंगडम ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स के बीच एक्ट ऑफ यूनियंस हुआ, जिसकी वजह से किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना और अब इन दोनों का एक यूनिफाइड पार्लियामेंट बना, पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और इस पार्लियामेंट में इंग्लैंड के ज्यादा मेंबर्स थे, जिसकी वजह से इंग्लैंड अपना इन्फ्लुएंस स्कॉटलैंड में करने लगा। ब्रिटिश आइडेंटिटी बढ़ने की वजह से स्कॉटलैंड का जो अपना अलग कल्चर और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था उनको योजनाबद्ध तरीके से दबाया जाने लगा। आयरलैंड के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो डिवाइडेड थे कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में। आयरलैंड में कैथोलिक ज्यादा थे, बट इंग्लैंड ने प्रोटेस्टेंट की हेल्प की आयरलैंड में ताकि वो डोमिनेट कर सके। कैथोलिक ने जितना भी रिवोल्ट किया ब्रिटिश के खिलाफ, उन सबको रिप्रेस कर दिया गया। वुल्फ एंड उनकी यूनाइटेड आयरिशमैन ने रिवोल्ट किया, जो कि फेल हो गया। उसके बाद आयरलैंड को फोर्सिबली यूके में इनकॉर्पोरेट कर लिया गया 1801 में, और एक नया ब्रिटिश नेशन बनाया गया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, जिसमें की इंग्लिश कल्चर डोमिनेट करने लगा। जो न्यू ब्रिटेन के सिंबल थे, जैसे ब्रिटिश फ्लैग, नेशनल एंथम और इंग्लिश लैंग्वेज, इन सबको प्रमोट किया गया, और जो पुराने नेशंस थे उनको एज सबऑर्डिनेट पार्टनर्स सरवाइव करना पड़ा इस यूनियन में। विजुअलाइजिंग द नेशन। किसी भी रूलर या फ्रीडम फाइटर का पोर्ट्रेट बनाना इजी है, बट किसी नेशन को फेस कैसे दिया जाए? तो 18th और 19th सेंचुरी के आर्टिस्ट ने नेशन को पर्सोनिफाई करना शुरू किया, यानी उन्होंने नेशन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जैसे कि वो एक पर्सन हो। ज्यादातर वो फीमेल फिगर्स में रिप्रेजेंट किया जाता था। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे वहाँ के आर्टिस्ट ने फीमेल एलेगरी से रिप्रेजेंट किया लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक जैसे आइडियाज को। लिबर्टी रिप्रेजेंट की जाती थी रेड कैप और ब्रोकन चेन से। जस्टिस रिप्रेजेंट की जाती थी ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन से, जिनके हाथ में वेइंग स्केल्स होते थे।
सिमिलरली नेशंस को भी ऐसे रिप्रेजेंट किया जाने लगा। फ्रांस में उनको नाम दिया गया मैरियन से। उनका जो कैरेक्टरिस्टिक था वो लिबर्टी और रिपब्लिक से लिया गया था, रेड कैप, ट्राई कलर और कॉकेड। मैरियन के स्टैचू पब्लिक स्क्वायर्स में लगाए गए ताकि लोगों को रिमाइंड किया जा सके कि वो सब एक हैं। मैरियन के इमेजेस कॉइन्स और स्टैम्प्स में भी लगाए गए। इसी तरह जर्मनी की अलैगरी बनी जर्मेनिया ओक लीव्स का क्राउन पहनती थी जो कि हीरोइज्म दर्शाता था। नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म 19th सेंचुरी के एंड तक आते आते नेशनलिज्म जो डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशन और राइट्स के आइडियाज को प्रमोट करने के लिए था, उस नेशनलिज्म की अब एक नैरो कम्युनिटी बन गई। जो नेशनलिस्ट ग्रुप थे वो एक दूसरे के प्रति काफी इंटॉलरेंट थे और हमेशा एक दूसरे के लड़ने के लिए तैयार रहते थे। जो भी मेजर यूरोपियन पावर्स थी उन्होंने अपने देश में रह रहे लोगों के नेशनलिज्म की भावना को अपने इंपीरियलिस्ट एम को बढ़ाने के लिए यूज किया। इंपीरियलिज्म होता है जब कोई कंट्री ये चाहती है कि उसका पावर और उसका इन्फ्लुएंस दूसरी कंट्री में बने मिलिट्री की यूज से या फिर किसी तरीके से, और वो कंट्री उसकी हर बात माने। इस इंपीरियलिस्ट आइडिया की वजह से इन यूरोपियन पावर्स ने बहुत सारी कॉलोनीज भी बनाई। सबसे ज्यादा जो नेशनलिस्ट टेंशन क्रिएट हुई यूरोप में वो थी बाल्कन्स में 1871 में। बाल्कन जो रीजन था वहाँ काफी ज्योग्राफिकल और एथनिक वेरिएशन थी। उसमें आज के रोमेनिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बॉस्निया, हेर्ज़ेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मोंटेनेग्रो थे। वहाँ के लोगों को स्लाव्स बोलते हैं। ज्यादातर बाल्कन्स ऑटोमन एम्पायर के अंडर था। रोमांटिक नेशनलिज्म का आइडिया जब लोगों में फैलने लगा और जब ऑटोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन होने लगा तब बाल्कन रीजन बहुत एक्सप्लोसिव हो गया। ऑटोमन एम्पायर इस पूरे टाइम रिफॉर्म कर रहा था बट उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। एक एक करके उसकी यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनैलिटीज उससे अलग हो गई और अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रही थी। बाल्कन के लोग अपनी इंडिपेंडेंस क्लेम कर रहे थे और पॉलिटिकल राइट्स की बात करने लगे। तो जैसे जैसे ये बाल्कन स्टेट इंडिपेंडेंट हो रहे थे तो उनका आपस में कंपटीशन बढ़ रहे थे क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा एरिया अपने नेशन के अंदर करना चाहते थे। इतना ही नहीं, बाल्कन बिग पावर राइवलरी के लिए भी जगह बन गया। इस समय इंटेंस कंपटीशन चल रहा था यूरोपियन पावर्स के बीच में ट्रेड और कॉलोनीज के लिए। सारी कंट्रीज चाहती थी कि उनकी ज्यादा कॉलोनीज हो या वो ज्यादा पावरफुल हो, तो ये सब लोग अपनी मिलिट्री और नेवल पावर बढ़ाना चाहते थे। सारे पावर्स जैसे रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी चाहते थे कि उनका इन्फ्लुएंस हो इस एरिया में और दूसरों के इन्फ्लुएंस को रोकना चाहते थे। इसकी वजह से इस रीजन में बहुत सारी वॉर हुई। इसी बीच जहाँ जहाँ इन पावर्स ने कॉलोनी बना रखी थी वहाँ पे लोग ये इंपीरियल डोमिनेशन को अपोज करने लगे क्योंकि उनको नेशनलिज्म की भावना आई और वो इन पावर्स को हटाकर इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। यूरोप की नेशनलिज्म का आइडिया तो बहुत सारे लोगों ने लिया क्योंकि ये आइडिया को एक्सेप्टेंस मिली कि एक नेशन स्टेट होना चाहिए और फ्रीडम होनी चाहिए। बट जैसा यूरोप में बाद में हुआ वैसे किसी और ने रेप्लिकेट नहीं किया। सो इट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। अगर नहीं आया सो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। बाय। हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अगर आप 18th सेंचुरी के यूरोप का मैप देखोगे तो ये अभी के यूरोप से काफी अलग लगेगा। जो आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं वो किंगडम्स, डचीज और कैंटन्स में बटे हुए थे। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप को ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज रूल करती थी। मोनार्की वो होती हैं जहां राजा रूल करते हैं और ऑटोक्रेसी वो होती है जहां सिर्फ एक पर्सन के पास सारे पावर्स होते हैं। ओके, तो मतलब यहाँ ऑटोक्रेसी और मोनार्की दोनों थी। तो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में अलग अलग तरह के लोग सब साथ में रहते थे। जैसे कि हैब्सबर्ग एम्पायर जो ऑस्ट्रिया हंगरी पे रूल करता था। इसमें अल्पाइन रीजन था जैसे टायरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेटनलैंड और बोहेमिया। यहाँ की जो एरिस्टोक्रेसी थी, एरिस्टोक्रेसी मतलब होता है रूलिंग क्लास या जिनके पास बहुत पावर है। तो यहाँ की जो ऑटोक्रेसी थी वो जर्मन लैंग्वेज यूज करती थी। हैब्सबर्ग एम्पायर में कुछ इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस भी थी जैसे वेनेशिया और लोम्बार्डी। हंगरी में आधे लोग magyर बोलते थे और बाकी लोग अलग अलग तरह के डायलेक्ट बोलते थे। गलीसिया की जो एरिस्टोक्रेसी थी वो पोलिश बोलती थी।
इनके अलावा वहाँ बोहेमियंस और स्लोवाक्स नॉर्थ की तरफ थे, स्लोवेनियंस साउथ में क्रोआट्स थे, ट्रांसिल्वेनिया के ईस्ट में रोमन्स रहते थे। तो ये बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग साथ में रहते थे। वो एक दूसरे से कोई कॉमन आइडेंटिटी शेयर नहीं करते थे, ना ही वो एक एथनिक ग्रुप को बिलोंग करते थे, और वो अलग अलग तरह की भाषा बोलते थे। तो इतना डिफरेंस होने की वजह से वहाँ पे पॉलिटिकल यूनिटी होना बहुत डिफिकल्ट था। यूनिटी थी वो सिर्फ इसलिए थी क्योंकि यहाँ एक ही राजा रूल कर रहा था। 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म की एक ऐसी ताकत आई यूरोप में जिसकी वजह से वहाँ का पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड बिल्कुल चेंज हो गया। तो नेशनलिज्म की वजह से जो मल्टी डायनेस्टिक एम्पायर था, उनकी जगह कई सारे नेशन स्टेट एस्टैब्लिश किए गए।